देखो बच्चों, हम कल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया था। फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहते हैं ये बता दिया। अब आज हम करेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज का। तो मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसका मेजर करते हैं। तो मेजर ऑफ any physical quantity, measure of any physical quantity, किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजर। तो मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी होता है Q इक्वल टू mu, Q इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू into unit, numerical value into unit। तो मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट करते हैं, तो मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग n से लिखते हैं और यूनिट को u से लिखते हैं। इसलिए मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, q इक्वल टू mu। Q equal to mu is the measure of any physical quantity। तो measure of any physical quantity क्या हुआ, Q equal to mu। एग्जाम्पल क्या देंगे हम लोग, जैसे मान लो measure of physical quantity Q equal to 15 सेकेंड। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू n, और ये क्या हो गया उसका यूनिट। तो 15 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू और ये हो गया यूनिट। इसका मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कितना हुआ, तो 15 सेकेंड, जिसमें 15 क्या हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू, और s क्या हुआ, यूनिट सेकेंड, है ना। ये हो गया एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे Q इज इक्वल टू, हम लिखते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हुआ, n 20, एंड यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, ये हो गया यूनिट। उसी तरह से जैसे मान लो हम लोग Q इक्वल टू लिखते हैं 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन में ये न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो गया, n 100, यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। यूनिट हो गया न्यूटन, ये हो गया तुम्हारा न्यूटन हो गया यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया 100 और न्यूटन हो गया का यूनिट। उसी तरह से मान लो किसी मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है ना, 200 जूल। यहाँ पर 200 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये जूल क्या हो गया, यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजर यानी मेजरमेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा तो उसका मेजरमेंट क्या होगा, तो उसका मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। तो इस तरह से हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, ये समझ में आए बच्चों, ठीक है। ये हो गया मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, ये हो गया मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक है ये टाइप्स ऑफ यूनिट्स का टाइप क्या होगा। एक चीज और इसमें ध्यान देखना है कि n न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा ऑलवेज कांस्टेंट होगा, है ना। इसलिए ध्यान रखो, स्टार्ट पॉइंट न्यूमेरिकल वैल्यू, ये जो Q इक्वल टू mu, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट इज कांस्टेंट ऑलवेज।
ये ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना, कांस्टेंट ऑलवेज, हमेशा ये कांस्टेंट होगा, यानी मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कांस्टेंट। दैट मींस द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट ऑलवेज। और हम ये कह सकते हैं कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ये n और u का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट, तो इसका मतलब हो गया n1 u1 इक्वल टू n2 u2, दैट इज इक्वल टू n और u का प्रोडक्ट क्या हो गया, nu इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे u न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल टू, ये हो गया कांस्टेंट इनटू 1/u। इसका मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, क्योंकि nu इक्वल टू कांस्टेंट है, तो n इंटू u का प्रोडक्ट क्या हुआ, कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं n इक्वल टू कांस्टेंट इनटू 1/u। Therefore, numerical value is inversely proportional to unit। अगर ये यूनिट डबल हो जाए तो न्यूमेरिकल वैल्यू हाफ हो जाएगा, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू 3 टाइम्स हो जाए तो यूनिट 3 टाइम्स हो जाएगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1/3 हो जाएगा, अगर यूनिट 4 गुना हो जाए 4 टाइम्स हो जाए तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1/4 हो जाएगा। यानी यूनिट का साइज जितना बड़ा होगा, यूनिट का साइज जितना बड़ा होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू वही छोटा होगा। क्लियर है? ये हो गया कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, numerical value of a physical quantity is inversely proportional to unit, that means n is inversely proportional to u। अब इसमें यूनिट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब उसका लक्षण कहो, या कैरेक्टरिस्टिक का मतलब लक्षण कहो या उसका गुण कहो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, ध्यान रखना कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट 11th क्लास में नहीं बताते। क्यों नहीं बताते हैं कि उसकी जरूरत 11th क्लास में नहीं है, लेकिन कंपटीशन में तो हम लोग तो यहाँ नीट का बैच पढ़ाने जा रहे हैं, नीट की बात बता रहे हैं, इसीलिए इसको भी बताना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे को पता नहीं रहता है। इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, पहला प्रॉपर्टी, इसका पहला प्रॉपर्टी कैसा है, सुटेबल इन साइज, यानी इसका साइज सुटेबल हो ताकि उसको हम मेजर कर सकें, या उसको बहुत सुटेबल इन साइज, माने यूनिट का जो साइज होना चाहिए वो सुटेबल साइज होना चाहिए ताकि उसको हम मेजर कर सकें। ये हो गया पहला प्रॉपर्टी, क्या हुआ, सुटेबल इन साइज, सुटेबल इन साइज को हम ये भी कर सकते हैं सुटेबल टू यूज, इसे यूज करना सुटेबल, ताकि तुम उसको आसानी से उसको यूज कर सको, सुटेबल टू यूज, या कहो सुटेबल इन साइज या सुटेबल टू यूज। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक्यूरेटली डिफाइंड, यूनिट जो हो सो डिफाइंड हो, परिभाषित हो, डिफाइंड हो। कैसे डिफाइंड हो, तो एक्यूरेटली डिफाइंड। तो दूसरा हो गया एक्यूरेटली डिफाइंड, ये एक्यूरेटली डिफाइंड हो, एक्यूरेटली डिफाइंड। नंबर थ्री, पहला हुआ सुटेबल इन साइज या सुटेबल टू यूज, दूसरा क्या हुआ, एक्यूरेटली डिफाइंड। यूनिट मस्ट बी एक्यूरेटली डिफाइंड, यूनिट एक्यूरेटली सही डिफाइंड हो। नंबर 3, डज नॉट चेंज विथ टाइम, यानी अगर यूनिट आज है, जो यूनिट अभी है वही यूनिट
2 साल के बाद भी होगा, वही यूनिट 3 साल के बाद भी होगा, वही यूनिट 4 साल के बाद भी होगा, यानी यूनिट टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ? डज नॉट चेंज विथ टाइम, डज नॉट चेंज विथ टाइम, यह टाइम के साथ यूनिट को बदलना नहीं चाहिए। ये हो गया इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। एंड फोर्थ क्या है? ठीक है, does not change with the change of external condition. What do you mean by external condition? External condition का क्या मतलब होता है? टेम्परेचर, प्रेशर, मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर बदल जाए या प्रेशर बदल जाए या ह्यूमिडिटी बदल जाए, यानी मॉइस्चर का इफेक्ट, इन सबों का कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है यूनिट पर। तो पहले फोर्थ क्या होगा? फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या हुआ? does not change with the change of external condition, change of external condition, external conditions। तो एक्सटर्नल कंडीशंस क्या हुआ? क्या लिखा है? डज नॉट चेंज, नहीं बदले। क्या लिखा मैंने? किसके साथ? विद द चेंज ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन। एक्सटर्नल कंडीशन मीन्स टेम्परेचर। एक्सटर्नल कंडीशन का मतलब हुआ टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर बदल जाए, यानी एनवायरमेंट में, परिवेश में, एनवायरमेंट में टेम्परेचर बदल जाए या प्रेशर बदल जाए, और ये मॉइस्चर का मतलब होता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब होता है नमी। तो नमी का ये मॉइस्चर चेंज, मॉइस्चर का इफेक्ट हो, चाहे टेम्परेचर का इफेक्ट हो या प्रेशर का इफेक्ट हो, इस सब का कोई इफेक्ट यूनिट पर नहीं पड़ता है। सो unit does not change with the change of external condition, that is temperature, pressure, moisture। moisture के बदले तुम ह्यूमिडिटी भी दे सकते हो, ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी के बदलने से, टेम्परेचर के बदलने से, प्रेशर के बदलने से यूनिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये हो गया तुम्हारा क्या चीज? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट टॉपिक ये पढ़ेंगे कि यूनिट्स का टाइप क्या होता है, टाइप्स ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स का टाइप्स ऑफ यूनिट्स। बच्चों एक काम करो, तुम अपना कॉपी और पेन निकाल लो और नोट्स बनाना स्टार्ट करो। जो हम बता रहे हैं ये सब तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ये सब कॉन्सेप्ट आता रहेगा तभी तुमको एमसीक्यू बनेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेगा या फिर न्यूमेरिकल्स बनेगा। उसके लिए ये सब कॉन्सेप्ट जो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, तभी ये सब क्वेश्चन सब बनेगा तुमसे। क्वेश्चन पर हम तब आएंगे जब हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सब दे देंगे, तब हम सब प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव्स इतना कराएंगे तो तुम्हारा इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि कुछ ये नीट के एग्जाम को क्रैक करने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स का टाइप, टाइप्स ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स का टाइप क्या है? ये यूनिट को क्लासिफाई किया गया है दो टाइप में। वन इज फंडामेंटल यूनिट्स, एक को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स को शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे? FU, फंडामेंटल यूनिट्स। और दूसरा क्या होगा?
तो डिराइव्ड यूनिट्स, ये डिराइव्ड यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड। व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट्स? फंडामेंटल यूनिट्स जो भी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी फंडामेंटल यूनिट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। एक फंडामेंटल यूनिट दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, या दूसरा फंडामेंटल यूनिट पहले पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब ये फंडामेंटल यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट यूनिट्स। ये क्या है? इंडिपेंडेंट यूनिट्स, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। फंडामेंटल यूनिट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, यानी एक फंडामेंटल यूनिट दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, एंड कैनॉट बी फर्दर रिजॉल्व इनटू अदर यूनिट्स, यानी इसको आप रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, है ना, रिजॉल्व करके दूसरा यूनिट प्राप्त नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड कैनॉट बी रिजॉल्व, रिजॉल्व माने तोड़ना, कैनॉट बी रिजॉल्व, कैनॉट बी फर्दर रिजॉल्व, इसको और भी तुम रिजॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यह सबसे छोटा पार्ट है, इसलिए इसको छोटा नहीं कर सकते। कैनॉट बी फर्दर रिजॉल्व, रिजॉल्व इनटू एनी अदर यूनिट्स, एनी अदर यूनिट्स। क्या लिखा? ये फंडामेंटल यूनिट्स क्या हुआ? तो ये फंडामेंटल यूनिट्स जितना भी होगा, जितना भी फंडामेंटल यूनिट्स होगा, वह एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। तो हमने क्या लिखा? इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ईच अदर, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड कैन नॉट बी फर्दर रिजॉल्व, और इसको तुम और भी ज्यादा रिजॉल्व नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, इसको तोड़ करके छोटा करके दूसरा यूनिट प्राप्त नहीं कर सकते। तो कैन नॉट बी रिजॉल्व, इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते हो, इसको ब्रेक नहीं कर सकते हो। कैन नॉट बी रिजॉल्व, है ना, फर्दर, कैन नॉट बी फर्दर रिजॉल्व इनटू एनी अदर यूनिट, किसी दूसरे यूनिट में इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, units of mass, length and time, units of mass, length and mass, length and time, units of mass, length and time, यानी मास का यूनिट, लेंथ का यूनिट और टाइम का यूनिट, ये फंडामेंटल यूनिट्स है। अब हो गया कि मास, लेंथ और टाइम को ही फंडामेंटल यूनिट्स क्यों कहते हैं? मास, लेंथ और टाइम को ही फंडामेंटल यूनिट्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी मास, लेंथ और टाइम का जो यूनिट है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मतलब स्वतंत्र है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। यानी मास का यूनिट ना तो लेंथ के यूनिट पर डिपेंड करेगा और ना ही लेंथ का यूनिट मास पर डिपेंड करेगा। फिर टाइम का यूनिट ना तो मास पर डिपेंड करेगा, ना मास का यूनिट टाइम पर डिपेंड करेगा। फिर लेंथ का यूनिट ना तो टाइम पर डिपेंड करेगा, ना टाइम का यूनिट लेंथ पर डिपेंड करेगा, है ना। इसलिए हम क्या कहेंगे? यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर कॉल्ड फंडामेंटल बिकॉज they are independent of each other। इसका कारण क्या हुआ? कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है ना, समझ गए? ये हो गया सो फंडामेंटल। सो इन जनरल, आमतौर पर आप ये कह सकते हैं कि यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। मास, लेंथ और टाइम के यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड ऑल अदर यूनिट्स, बाकी सारे यूनिट्स को इसी मास, लेंथ और टाइम से निकाला जा सकता है ना। तो मास, लेंथ और टाइम को हम फंडामेंटल यूनिट इसलिए कहे कि यह एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं और बाकी सारे यूनिट्स को इसी मास, लेंथ और टाइम से निकाल सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं।
इसीलिए मास, लेंथ और टाइम की यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। इसलिए हमने ऊपर में लिखा है कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते एंड कैन नॉट बी फर्दर रिजॉल्व, और इसको फर्दर तुम रिजॉल्व नहीं कर सकते हो, इसको ब्रेक नहीं कर सकते हो, है ना, टू फाइंड अदर यूनिट्स, यानी दूसरा यूनिट प्राप्त करने के लिए इसको तुम रिजॉल्व नहीं कर सकते हो, है ना। ये हो गया तुम्हारा फंडामेंटल यूनिट्स। अब ये बच गया डिराइव्ड यूनिट्स को कहेंगे। तो डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे और अदर यूनिट्स अदर देन फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट के अलावा जो भी यूनिट्स है अदर देन फंडामेंटल यूनिट, ऑल यूनिट्स आर कॉल्ड द डिराइव्ड यूनिट्स, है ना। तो ऑल अदर यूनिट्स, है ना, अदर देन फंडामेंटल यूनिट्स, क्या हो गया? अदर देन फंडामेंटल यूनिट्स, अदर देन फंडामेंटल यूनिट्स, यानी क्या मतलब हुआ इसका? फंडामेंटल यूनिट्स को के अलावे अदर देन फंडामेंटल यूनिट, यानी फंडामेंटल यूनिट को छोड़कर, है ना, अदर देन फंडामेंटल यूनिट, ऑल यूनिट्स, बाकी सारे यूनिट्स, ऑल यूनिट्स डिपेंडेंट ऑन, जो डिपेंडेंट हैं किस पर? ये डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। तो हमने क्या लिखा? अदर देन फंडामेंटल यूनिट, इसका मतलब फंडामेंटल यूनिट के अतिरिक्त, उसके अलावा ऑल यूनिट, बाकी सारे यूनिट डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल यूनिट, जो फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट के अलावे जो भी यूनिट्स है, ऑल यूनिट अदर देन फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट को छोड़कर ऑल यूनिट, बाकी सारे यूनिट डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल यूनिट आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखा हुआ डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट्स क्या हुआ? ये हो गया अदर देन फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट के अलावे ऑल यूनिट्स, बाकी सारे यूनिट्स डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड द डिराइव्ड यूनिट्स। ये हो गया आपका डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। ये फंडामेंटल यूनिट्स से डिराइव्ड यूनिट्स। अब हम एक लोग इसमें एनवी करके पॉइंट निकालेंगे, नोट बिलो करके, क्या है एनवी करके? फंडामेंट डिराइव्ड यूनिट्स कैन बी डिराइव्ड, डिराइव्ड यूनिट्स को निकाला जा सकता है, डिराइव किया जा सकता है, कहां से? तो फंडामेंटल यूनिट से, यानी डिराइव्ड यूनिट को आप डिराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कहां से? तो फंडामेंटल यूनिट से, जिसका एग्जाम्पल हम अभी बताएंगे आपको। तो क्या है? डिराइव्ड यूनिट्स, इसलिए स्टार पॉइंट करके लिखो कि डिराइव्ड यूनिट्स can be derived, derived units can be derived, derived मतलब निकाल सकते हो, derived units can be derived from fundamental units, fundamental units. Derived units can be derived from fundamental units. जैसे एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल यूनिट्स ऑफ स्पीड, स्पीड का यूनिट, वेलोसिटी का यूनिट, हम अभी बताएंगे कि कैसे हम निकाल सकते हैं। वेलोसिटी का यूनिट, मोमेंटम का यूनिट, मोमेंटम, एक्सेलरेशन का यूनिट, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को बच्चों शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ACC ऊपर है। तो यूनिट्स ऑफ स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स
वर्क, एनर्जी, पावर, units of speed, velocity, momentum, acceleration, force, work, energy, power, pressure, दाब, प्रेशर जिसको P से लिखते हो, प्रेशर, एरिया जिसको A से लिखते हो, वॉल्यूम आयतन जिसको V से लिखते हो, डेंसिटी V से कैपिटल में लिखना, कैपिटल, डेंसिटी घनत्व, डेंसिटी जिसको हम लोग रो से लिखते हैं, इस सिंबल का नाम है RHO, रो। इसे कह दो कितना लिखोगे, बोल तो एक ही बात कि फंडामेंटल यूनिट को के अलावे, फंडामेंटल यूनिट को छोड़कर बाकी सारे यूनिट जिन्हें जो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। और डिराइव्ड यूनिट्स को निकाल कहां से सकते हो, तो फंडामेंटल। अब कहोगे जैसे स्पीड का यूनिट कैसे निकलेगा फंडामेंटल यूनिट से, क्योंकि तुम जानते हो, है ना, ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, समझा रहे हैं तुम समझो। यहाँ तक ये एग्जाम्पल हम दे दिए कि इन सब के यूनिट्स को, इन सारों की यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। क्यों, इसको हम फंडामेंटल यूनिट से निकाल सकते हैं। कैसे कहोगे कि फंडामेंटल यूनिट से निकाल सकते हैं, देखो आप जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू, ये है स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये 9th क्लास में तुम पढ़ा होगा कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, v इक्वल टू s बाय t। डिस्टेंस मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई पार्टिकल a से गया b तक, तो ये डिस्टेंस हुआ, तो डिस्टेंस मींस लेंथ। इस डिस्टेंस का मतलब हुआ लेंथ, और लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। ये लेंथ, डिस्टेंस हुआ लेंथ जिसका यूनिट होता है मीटर, ये टाइम जिसका यूनिट होता है सेकंड। ये लेंथ का यूनिट और टाइम के यूनिट से निकाल सकते हो। डिस्टेंस मींस लेंथ, और लेंथ मतलब हुआ फंडामेंटल यूनिट, और टाइम भी फंडामेंटल। तो लेंथ के यूनिट्स को फंडामेंटल, मास और लेंथ से इसका यूनिट निकलता है। तो मास और लेंथ, मास नहीं, लेंथ और टाइम से, ये एस क्या हुआ, लेंथ, ये क्या हुआ, टाइम। तो लेंथ और टाइम के यूनिट से स्पीड का यूनिट निकलता है, और लेंथ और टाइम क्या है, फंडामेंटल। इसीलिए स्पीड का जो यूनिट होगा वह लेंथ और टाइम से निकलेगा, और लेंथ और टाइम क्या है, तो लेंथ और टाइम के यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। तो स्पीड का यूनिट किससे निकला, फंडामेंटल यूनिट से। ठीक है, जैसे मान लो तुम कहते हो वेलोसिटी। ये वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी वेक्टर होता है। आगे वेक्टर चैप्टर में तो पढ़ोगे, जो भी वेक्टर होगा इस पर ये वेक्टर का साइन होगा। तो वेलोसिटी, जब ये v पर वेक्टर का साइन है, इसका मतलब है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल a से b का गया, तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ ही है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ ही है। तो लेंथ को क्या लिखोगे, l, डिस्प्लेसमेंट हुआ लेंथ, तो लेंथ बाई टाइम। तो इसका मतलब इसका यूनिट, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। ये लेंथ का यूनिट हुआ, ये टाइम का यूनिट हुआ, और लेंथ और टाइम के यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। इसलिए वेलोसिटी का यूनिट किससे निकलेगा, तो लेंथ और टाइम से। लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड। जैसे लिखते हो बच्चों मोमेंटम, मोमेंटम, ये लिखते हो मोमेंटम। मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम p होता है, और मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। ये मास का यूनिट क्या होता है, जैसे kg, और वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ये kg हो गया मास का यूनिट, मीटर हो गया लेंथ का यूनिट, और सेकेंड हो गया टाइम का यूनिट। ये मास के यूनिट, लेंथ के यूनिट और टाइम के यूनिट से निकलता है मोमेंटम का यूनिट। तो मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, डिराइव्ड यूनिट्स होगा। डिराइव क्यों हुआ,
या फंडामेंटल यूनिट मास, लेंथ और टाइम से निकलता है। तो हम आपको बता चुके हैं कि जो यूनिट फंडामेंटल यूनिट से डिराइव होता है उसे डिराइव यूनिट्स कहते हैं। तो इस तरह से आप देखें कि स्पीड का यूनिट, वेलोसिटी का यूनिट, मोमेंटम का यूनिट सब लेंथ से निकलता है, सब फंडामेंटल यूनिट से निकलता है। उसी तरह जैसे वॉल्यूम कहते हो, आयतन, वॉल्यूम जैसे लिखते हो तुम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को लिखते हैं कैपिटल वी से, और ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। जैसे मान लो क्यूबाइड है, क्यूबाइड मतलब हुआ घनाभ, क्यूबाइड, क्यूबाइड मतलब घनाभ, और उसका ये हो गया तुम्हारा एक क्यूबाइड, ये हो गया क्यूबाइड, ये हो गया क्यूबाइड, ये हो गया तुम्हारा क्यूबाइड, ये बन गया क्यूबाइड। ये क्यूबाइड का लेंथ हुआ, ये ब्रेड्थ हुआ, ये हाइट हुआ। इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ भी डिस्टेंस, ब्रेड्थ भी डिस्टेंस और हाइट भी डिस्टेंस। अब कोई भी डिस्टेंस क्या है? लेंथ है, तो इसका यूनिट क्या लिखोगे? लेंथ का मीटर, ब्रेड्थ का भी मीटर और हाइट का भी मीटर। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या हुआ? मीटर क्यूब। और इसका यूनिट किससे निकला? लेंथ से। और लेंथ क्या है? तो फंडामेंटल, लेंथ का यूनिट है फंडामेंटल। तो वॉल्यूम का यूनिट कहाँ से निकलता है? तो लेंथ के यूनिट से निकलता है। और लेंथ का यूनिट क्या है? फंडामेंटल यूनिट। तो ये जो है अभी आपको हम बताए कि जितने भी फंडामेंटल यूनिट को छोड़कर बाकी जितने भी यूनिट्स हैं उन्हें फंडामेंटल यूनिट से ही निकालते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। ये हो गया डिराइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स को हमने क्लियर किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम आप लोग पढ़ेंगे जैसे यूनिट को मेजर, ये जो है फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर करते हैं तो उसका यूनिट होता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। अब ये जो यूनिट है उसका सिस्टम होता है, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हमें यह जानना होगा कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। What is system of units? The system of units. System of units. यूनिट के लिए सिस्टम होता है। जैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप यूनिट लिखते हैं तो अलग अलग सिस्टम में यूनिट उसका अलग अलग होता है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं एक कंप्लीट सेट ऑफ all the fundamental and derived units. एक complete set माने क्या हुआ? समूह, समुच्चय, collection, a set of all the fundamental and derived units for all the physical quantities. जितने भी physical quantities हैं उसके fundamental और derived units का जो complete set होता है, एक कंप्लीट सेट होता है, एक कंप्लीट समूह होता है, उसे हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या हुआ? सिस्टम ऑफ यूनिट हुआ एक कंप्लीट सेट, एक संपूर्ण कंप्लीट सेट, समूह, एक कंप्लीट सेट ऑफ ऑल दी, कंप्लीट सेट ऑफ फंडामेंटल and a complete set of fundamental and derived units. A complete set of fundamental and derived units for all the physical quantities. For all the physical quantities. All the physical quantities. जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, चाहे वो फंडामेंटल क्वांटिटी हो
या वह डिराइव क्वांटिटी है। यानी सारे फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है, सभी सारे फिजिकल क्वांटिटी का, चाहे वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो या डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हो, है ना, उनके यूनिट्स को कंप्लीट सेट ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट फॉर ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ यूनिट। उसी को क्या कहते हैं, कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हमने क्या कहा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स किसको कहते हैं, तो एक कंप्लीट सेट, एक पूरा समूह, एक पूरा, जैसे तुम मैथ में सेट थ्योरी पढ़ते हो, तो सेट थ्योरी में क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं। सेट थ्योरी जो मैथ में पढ़ते हो उसमें डाटा कलेक्शन करते हो, तो जैसे डाटा का कलेक्शन हुआ तो यहाँ यूनिट्स का कलेक्शन होगा। तो एक कंप्लीट सेट ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स और फॉर ऑल द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये हो गया तुम्हारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स समझ गए किसको कहते हैं, तो यह क्या है कि जितने भी फंडामेंटल यूनिट्स है और जितने भी डिराइव्ड यूनिट्स है, सारे फिजिकल क्वांटिटीज के फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट के डिराइव्ड यूनिट के सेट को कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। एक कंप्लीट सेट ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स फॉर ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ यूनिट। इसी को कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने टाइप के होते हैं, है ना, तो सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, ध्यान देना, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखो सिस्टम्स लिखे हैं, नॉट सिस्टम, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स के सिस्टम। ये सिस्टम्स ऑफ यूनिट कितने होते हैं, ये चार तरह के सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम को हम लोग बोलते हैं CGS सिस्टम, सिस्टम को शॉर्ट में SYST कर दो, CGS सिस्टम। दूसरा क्या हुआ, FPS सिस्टम, FPS सिस्टम। तीसरा क्या हुआ, MKS सिस्टम, MKS सिस्टम। और ये क्या होता है, SR यूनिट्स, SR यूनिट्स। ये चार तरह के सिस्टम होते हैं, सिस्टम्स ऑफ यूनिट। सिस्टम्स ऑफ यूनिट क्या होता है, तो देखो सिस्टम्स ऑफ यूनिट चार तरह के सिस्टम होते हैं, सीरीज सिस्टम, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम और SR यूनिट। इस C का मतलब क्या होता है, C का मतलब होता है सेंटी, इस G का मतलब क्या होता है, ग्राम, इस S का मतलब क्या होता है, सेकेंड, इसका मतलब हुआ सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम। सीजीएस सिस्टम का मतलब सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम, है ना, सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम। रिमोट सेकेंड है ना, CGS सिस्टम, सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम। इस F का मतलब क्या हुआ, फुट पाउंड। F का मतलब फुट, जिसको शॉर्ट में आप लिखते हैं FP। इस P का मतलब हुआ पाउंड। पाउंड को शॉर्ट में P नहीं लिखते, पाउंड को शॉर्ट में हम लोग LB लिखते हैं, पाउंड को शॉर्ट में LB लिखते हैं, है ना। और S का मतलब सेकेंड, ये हो गया फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। इस MKS सिस्टम का मतलब क्या हुआ, M का मतलब हो गया मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम, मीटर को शॉर्ट में हम लोग M लिखते हैं, किलोग्राम को शॉर्ट में KG लिखते हैं, और इस S का मतलब हुआ सेकेंड,
इसका मतलब क्या हुआ, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। ये हो गया मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। और इस एस का मतलब क्या है, इस एस का मतलब है सिस्टम, एस का मतलब सिस्टम। इस आई का मतलब क्या है, इंटरनेशनल, ये आई का मतलब है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। और इसका मतलब हुआ यूनिट्स। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, सिस्टम ऑफ, इसमें एक तो ऑफ लगा दो बीच में, तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो ये जो तुम देख रहे हो, सीरियस सिस्टम, सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, फुट पर सेकेंड सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम और एसआई। तो ये जो आप यूनिट डायमेंशन पढ़ते हैं तो सारे सिस्टम का नॉलेज तो तुम्हें होना चाहिए, ये जानना चाहिए कि सीरियस सिस्टम क्या है, एफपीएस सिस्टम क्या है, एमटी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एसआई यूनिट, बिकॉज दिस सिस्टम इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। इस सिस्टम को पूरे अंतरराष्ट्रीय आधार पर एक्सेप्ट कर लिया गया है, इसलिए एसआई यूनिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम। तो एसआई यूनिट क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, क्योंकि इसको इंटरनेशनल बेसिस पर एक्सेप्ट कर लिया गया, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एसआई यूनिट। ध्यान देना, योर सिलेबस इज बेस्ड ऑन एसआई यूनिट। तुम्हारा जो सिलेबस है वो एसआई यूनिट पर बेस्ड है, आधारित। आपको ये लिख दिया गया है कि ये फिजिक्स का जो सिलेबस, उसमें एसआई यूनिट पर ही तुम्हारा सिलेबस बेस्ड है। इसलिए क्यों, यह सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इसको पूरे इंटरनेशनल बेसिस पर एक्सेप्ट कर लिया गया है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट इज द बेस्ट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सिस्टम ऑफ यूनिट को यूनिट्स को मेजर करने का सबसे अच्छा सिस्टम कौन है, तो सीजीएस, एसआई यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बच्चों, यहां तक सारी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं, जैसे सीजीएस सिस्टम क्या होता है, एमपीएस सिस्टम क्या होता है, एमकेएस सिस्टम क्या होता है, ये अलग अलग सिस्टम को हम लोग जानेंगे। जैसे सीजीएस सिस्टम, ये सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, ये सिस्टम किसके लिए है, यूनिट। सिस्टम किसका होता है, तो यूनिट का होता है। तो सीजीएस सिस्टम, इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास, मास का यूनिट, या पहले यूनिट ऑफ लेंथ लिखो, यूनिट ऑफ लेंथ। इस सिस्टम में लेंथ का यूनिट होता है सेंटीमीटर, सीएम, सेंटीमीटर। ऐसे पूरा क्या लिखोगे, CENTER, सेंटीमीटर, इसी को शॉर्ट में लिखते हैं सी। लेंथ का यूनिट हो गया सेंटीमीटर। यूनिट ऑफ मास, मास का यूनिट ग्राम होता है, ग्राम। इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जी। पता क्या है, बहुत सारे बुक में कहीं कहीं जो कि स्टैंडर्ड बुक नहीं है, उसमें ग्राम को शॉर्ट में GM लिख दिया गया, ऐसा लिखा गया, बट इट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं लिखा। या तो पूरा ग्राम लिखो, या अगर एब्रीविएशन के रूप में लिखते हो, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो, तो सीधे जी लिखोगे, ग्राम। अगर स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो वहां पर इसका डिस्कशन है। यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है, टाइम का यूनिट सेकेंड, ध्यान देना, सेकेंड। और सेकेंड में भी कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है, बहुत सारे बुक में क्या लिखते हैं, SEC सेकेंड, बट इट इज रॉन्ग, ये गलत है।
सेकेंड को या तो सेकेंड लिखो या शॉर्ट में, है ना। ये था सीजीएस सिस्टम। अब एफपीएस सिस्टम में क्या है? एफपीएस सिस्टम, इसको कहते हैं ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम एफपीएस सिस्टम, इसको ब्रिटिश सिस्टम, यानी ब्रिटिश लोग इसको अपनाए थे। तो ये अलग अलग कंट्रीज में इसको अपनाया गया, लेकिन इंटरनेशनल बेसिस पर जो एक्सेप्ट किया गया तो ऐसा ही नहीं। तो एफपीएस सिस्टम, इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ का यूनिट ऑफ लेंथ का यूनिट होता है यहाँ पर फुट, FOOT फुट। शॉर्ट में क्या लिखोगे? FT, यूनिट ऑफ लेंथ। यूनिट ऑफ मास का यूनिट क्या होता है पीएस में? तो पाउंड, क्या होता है? पाउंड। शॉर्ट में क्या लिखोगे? LB। एंड यूनिट ऑफ टाइम के लिए क्या लिखोगे? सेकेंड, शॉर्ट में S। ये था सीजीएस सिस्टम, ये था एफपीएस सिस्टम। अब आइए एमकेएस सिस्टम। ये एमकेएस सिस्टम क्या है? एमकेएस सिस्टम मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। इसके नाम से ही क्लियर है कि मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास एंड टाइम, सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। ये क्या होगा? एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम, ये है तुम्हारा एमकेएस सिस्टम। ये एमकेएस सिस्टम। इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट के इस सिस्टम में, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ का यूनिट मीटर होता है, यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, और शॉर्ट में क्या लिखोगे? एम, मीटर। यूनिट ऑफ मास का यूनिट ऑफ मास, इसमें मास का यूनिट क्या होगा? तो किलोग्राम, शॉर्ट में क्या लिखोगे? केजी। एंड यूनिट ऑफ टाइम का यूनिट क्या लिखोगे? सेकेंड, शॉर्ट में क्या लिखोगे? एस। तो यह देखा तुम सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस, टाइम का यूनिट सब में सेकेंड ही है। मास और लेंथ का यूनिट डिफर कर रहा है, बदल रहा है, पर टाइम का यूनिट सारे सिस्टम में सेम। ये था एमकेएस सिस्टम। नाउ एसआई यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ये तीन सिस्टम तो जनरल सिस्टम था जिसके बारे में तुमने पढ़ लिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है वो है एमएसआई यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, एसआई यूनिट। ये एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट, एसआई यूनिट देखो, इससे बहुत सारी बातें बच्चे जो भी है नीट के एग्जाम में या जेईई मेंस के या एडवांस के एग्जाम में, ये ऐसा थोड़ी है कि 11th का चीज़ जो सब तो 11th उसी में कुछ चीज़, बहुत चीज़ ऐसा होगा जो 11th में पढ़ाई नहीं हो पाती है, क्योंकि बच्चे उतने समय नहीं दे पाते हैं, है ना, और ना उसको पैसेंस उतना रहता है। इसीलिए इसमें बहुत सारी चीज़ ऐसी आएगी जो तुमको सीधी, ऐसे हम मैक्सिमम चीज़ पढ़ा देते हैं, है ना, लेकिन उसके बाद भी 10% ऐसा बच जाता है जो कि 11th में पढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे क्या कर लेते हैं कि समय से ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर तुम कंपटीशन में जाओगे तो कंपटीशन में तो हर चीज़ है, एक हर चीज़ का तुमको नॉलेज चाहिए, मैंने हर चीज़ पता होना चाहिए,
ताकि तुम किसी पॉइंट पर अगर कितना भी घुमा के पूछे तो उसका आंसर तुम्हारे पास हो। ये तुमको इस तरह का स्टडी होना चाहिए। तो जैसे एस आई यूनिट है, तो ये तो खैर 11th में भी पढ़ते हो, एस आई यूनिट है। इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट के इस सिस्टम में, इन यूनिट के इस सिस्टम में अभी तक जो तुम सीजीएस पढ़ा, एफपीएस पढ़ा और एमकेएस पढ़ा, उसमें तुमको 3 ही फंडामेंटल यूनिट आया, मास, लेंथ, टाइम, 3 ही आया। लेकिन जब हम एसआई यूनिट को डिफाइन करते हैं तो इस एसआई यूनिट में इस 3 फंडामेंटल यूनिट के अतिरिक्त इसके एडिशनली 4 और फंडामेंटल यूनिट आते हैं। तो इस सिस्टम में टोटल मिला के 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, जबकि सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस में सिर्फ 3 फंडामेंटल यूनिट है, यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ टाइम। लेकिन जब ऐसा यूनिट को डिफाइन करते हो तो इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स आते हैं, है ना। तो इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट के इस सिस्टम में, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स के इस सिस्टम में, इन एडिशन टू बच्चों ये बताओ तो इन एडिशन टू का मतलब क्या होता है? इन एडिशन टू का मतलब हुआ अतिरिक्त, के अतिरिक्त या के अलावे। इन एडिशन टू एक फ्रेजियल वर्ड है जिसका मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावे। इन एडिशन टू 3 फंडामेंटल यूनिट्स, in addition to 3 fundamental units, 3 fundamental units कौन है? मास, लेंथ एंड टाइम। क्या है? in addition to 3 fundamental units का मतलब यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। इसको तो तीनों सिस्टम में तुम पढ़े हो। टाइम इन एडिशन टू 3 फंडामेंटल यूनिट के अलावे, मास, लेंथ और टाइम के अलावे, देयर आर इस सिस्टम, देयर आर 4 more fundamental units, 4 more fundamental units, fundamental units। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस सिस्टम में इस 3 फंडामेंटल यूनिट जो मास, लेंथ और टाइम का यूनिट है, इसके अतिरिक्त, इसके अलावे, इन एडिशन टू 3 फंडामेंटल यूनिट, देयर आर 4 more fundamental units, देयर आर 4 more fundamental units। और ये 4 फंडामेंटल यूनिट जब इसमें हम ऐड किया तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। लेकिन इस 7 फंडामेंटल यूनिट के इन स्पाइट ऑफ दैट, उसके बावजूद भी यह सिस्टम कंप्लीट नहीं रहा, कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें कमी रह गई। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए 2 यूनिट्स और आए। तो कमी को पूरा करने वाला कहलाता है सप्लीमेंट्री। कमी को पूरा करने वाला सप्लीमेंट्री, है ना। 4 more fundamental units, there are, okay, in addition to 3 fundamental units, there are 4 more fundamental units and 2 supplementary units, and 2 supplementary units, 2 supplementary units। तो हमने क्या बताया आपको? इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट के इस सिस्टम में, इन एडिशन टू 3 फंडामेंटल यूनिट, 3 फंडामेंटल यूनिट के अतिरिक्त, के अलावे, कौन 3 फंडामेंटल यूनिट था? तो मास, लेंथ और टाइम। देयर आर 4 more fundamental unit, उस 3 के अलावे 4 और फंडामेंटल यूनिट इसमें ऐड हुआ, जुड़ा। तो कुल मिला के इसमें हो गए 7 फंडामेंटल। और उसके बाद भी वह कंप्लीट नहीं हो पाया तो उसमें और 2 सिस्टम इंक्लूड किया गया, 2 यूनिट इंक्लूड किया गया।
एंड द टू सप्लीमेंट्री यानी कमी को पूरा करने वाला सप्लीमेंट्री यूनिट्स हुआ, है ना, टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो इस तरह से सिस्टम में कितने यूनिट्स हो गए? तो 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री। ये 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट टुगेदर विद, एक साथ मिलकर, कंस्टिट्यूट द एसआई यूनिट। ये 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट 9 मिलकर के एसआई यूनिट को बनाता है ना। तो दीज 7 फंडामेंटल यूनिट्स, एफयू लिख सकते हो शॉर्ट में फंडामेंटल यूनिट को। दीज 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट को शॉर्ट में लिख सकते हो ऐसे। ये जो तुम लिखा है सप्लीमेंट्री यूनिट, इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिखेंगे। तो दीज 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट टुगेदर विथ, एक साथ मिलकर, टुगेदर विथ कंस्टिट्यूट करता है, बनाता है, कंस्टिट्यूट द एसआई यूनिट्स। तो ये 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट 9 मिलकर के एसआई यूनिट का निर्माण करता है ना। ये 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री में एक तो पहले से तुम जान रहे हो, मास, लेंथ और टाइम। ध्यान रखना कि एसआई यूनिट में वही यूनिट लिखाता है जो एमकेएस में लिखाता है। जैसे एमकेएस में क्या लिखा, मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड। तो एसआई में भी मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर और टाइम का सेकंड होगा। तो इसके अलावा जो 4 है, मास, लेंथ, टाइम का यूनिट हो गया, इसका हो गया तुम्हारा किलोग्राम, इसका किलोग्राम, इसका मीटर और इसका सेकंड। इसके अलावा जो 4 है इसमें फंडामेंटल यूनिट, वो कौन कौन से, उसका क्या नाम है? तो ये जो 4 एडिशनल, वो कौन कौन चीज का यूनिट है? यूनिट होता किसका है? तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट या डायमेंशन, यूनिट या डायमेंशन किसका होता है? तो फिजिकल क्वांटिटी का। तो ये 4 जो एडिशनल फंडामेंटल यूनिट है, 4 जो एडिशनल फंडामेंटल यूनिट्स हैं, वो किसका यूनिट है? ये इन एडिशनल 4 फंडामेंटल यूनिट्स आर the additional 4 fundamental units. The additional तीन तो जान ही हो, मास, लेंथ, टाइम तो जान ही हो, मास का केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड। ऐसा में भी मास, लेंथ और टाइम का यूनिट वही होगा जो एमकेएस में है। जैसे मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड। तो एसआई में भी मास का केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड। ये जो एडिशनल 4 फंडामेंटल यूनिट्स है, द एडिशनल 4 फंडामेंटल यूनिट्स आर द यूनिट्स ऑफ, एक इसका आर द यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर का यूनिट, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट। ये टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? तो टेम्परेचर का तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी हुआ। ये टेम्परेचर क्या है? यूनिट नहीं है, टेम्परेचर है फिजिकल क्वांटिटी, और इसका यूनिट उसके ब्रैकेट में हम लिखते हैं। तो टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट केल्विन, केल्विन, और शॉर्ट में इसको लिख दो के। उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, ये लुमिनस इंटेंसिटी। तो लुमिनस इंटेंसिटी हुआ, इसको हम कहते हैं लुमिनस इंटेंसिटी, मतलब हुआ लाइट की इंटेंसिटी। इसको हिंदी में कहते हैं ज्योति तीव्रता, यानी प्रकाश की तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट होता है लुमिनस इंटेंसिटी हो गया लाइट की इंटेंसिटी, यानी ज्योति तीव्रता। लुमिनस इंटेंसिटी जिसका यूनिट होता है कैंडेला, कैंडेला, शॉर्ट में इसको क्या लिखते हो? सीडी,
कैंडेला। ये हो गया मास का केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला। इलेक्ट्रिक करंट छठा में हो गया इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम लोग लिखते किससे हैं, आई से लिखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट, तो इलेक्ट्रिक करंट तो हुआ फिजिकल क्वांटिटी, इसका यूनिट चाहिए ना, तो यूनिट उसके ब्रैकेट में लिखा गया है। जैसे टेम्परेचर का यूनिट ब्रैकेट में लिखे, टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी हुआ, और इसका यूनिट हो गया ये केल्विन। लुमिनस इंटेंसिटी फिजिकल क्वांटिटी हो गया, उसका यूनिट हो गया कैंडेला। और इलेक्ट्रिक करंट हुआ फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट होगा एम्पियर। फिर बच्चों हम इस बात पर ध्यान देंगे, ये जो एम्पियर यूनिट है ना, सो इन ऑनर ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट, महान साइंटिस्ट के नाम पर कुछ यूनिट लिखा गया है। जैसे ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन, तो न्यूटन को अगर तुम ये फोर्स का यूनिट न्यूटन दिया गया है, अगर न्यूटन को तुम ऐसे लिखोगे LEWTON कैपिटल लेटर से स्टार्ट करोगे तो ये गलत हो जाएगा। इसको जो भी साइंटिस्ट के नाम पर, ग्रेट साइंटिस्ट के ऑनर में, उनके सम्मान में यूनिट दिया गया है, उसको ऐसे लिखा गया है, फुल नेम ऐसे लिखा गया न्यूटन। और इसको जब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो कैपिटल L ऐसे होता है। इसलिए बच्चे या ध्यान नहीं रखते हैं, या अगर कंप्यूटर में लिखोगे तो उसको काट देगा। इसलिए जब भी एम्पियर लिखोगे तो धोखा से भी ऐसे मत लिखना, ऐसे मत लिखना, ये गलत होता है। ये साइंटिस्ट के नाम पर, जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर होता है ना, एम्पियर करंट के बारे में नॉलेज जानकारी दिया था। इसलिए एम्पियर का जो यूनिट लिखोगे वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करोगे, और इसका सिंबल क्या लिखोगे, कैपिटल A। ये साइंटिस्ट के नाम पर है, जिसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो कैपिटल A लिखेंगे, और अगर पूरा नाम लिखेंगे तो एम्पियर। ये हो गया तुम्हारा छठा फंडामेंटल क्वांटिटी। सातवां कौन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का अमाउंट, पदार्थ का परिमाण, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना, इसका यूनिट होता है, ब्रैकेट में उसका हम यूनिट लिख रहे हैं मोल। तुम लोग केमिस्ट्री में मोल का नाम सुना हो, तो ये जो मोल जो है सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है ना, ऐसा यूनिट है। इसी को शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, MOL, ये मोल। देखो आप काउंटिंग कर लो कि 7 फंडामेंटल यूनिट पहुंच गया। मास का यूनिट, लेंथ का यूनिट, टाइम का यूनिट, तीसरा हो गया, चौथा टेम्परेचर का हो गया, पांचवा लुमिनस इंटेंसिटी का हो गया, छठा इलेक्ट्रिक करंट का हो गया, और सातवां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हो गया। ये 7 फंडामेंटल यूनिट असाइन होते हैं। अब है बच गया इसमें सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट एंड द 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर द, ध्यान लिखा, एंड द 2, यहां पर फुल स्टॉप कर देना, एंड द 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, कमी को पूरा करने वाला सप्लीमेंट्री, एंड द 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर the units of plane angle। अब तुम हमसे बच्चे क्वेश्चन कर सकते हो, ये प्लेन एंगल क्या होगा। प्लेन एंगल को हम लोग थीटा से, ये प्लेन एंगल क्या होगा, ये तुम्हारा बोर्ड का एक प्लेन है, ये बोर्ड का प्लेन है, और इसमें जब 2 स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट पर जाके मीट करता है, 2 स्ट्रेट लाइन हो गया, एक ये और एक ये 2 स्ट्रेट लाइन जब किसी प्लेन में किसी पॉइंट पर जाके मिलता है, तो उसके बीच जो एंगल बनता है किसी को कहते हैं प्लेन एंगल। जब किसी प्लेन में 2 स्ट्रेट लाइन, किसी पॉइंट पर मीट करते हैं, मिलते हैं, तो उनके बीच जो एंगल बनता है, एक स्ट्रेट लाइन ये हुआ और एक स्ट्रेट लाइन ये हुआ, किसी पॉइंट पर मिला, तो इसके बीच जो एंगल बनता है उस एंगल को कहते हैं प्लेन एंगल। और ये हो गया प्लेन एंगल, जिसका यूनिट होता है रेडियन।
जिसका यूनिट होता है रेडियन, और शॉर्ट में लिखते हैं RAD, रेडियन। और एक होता है सप्लीमेंट्री यूनिट में, एक हो गया प्लेन एंगल का यूनिट। प्लेन एंगल का यूनिट, प्लेन एंगल का सिंबल क्या होता है? थीटा। सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल कॉमा कर दो एंड सॉलिड एंगल। अब तुम हमसे यह क्वेश्चन करोगे कि सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल का पहले तो सिंबल समझ लो क्या होता है। सॉलिड एंगल का सिंबल ये होता है, इस सिंबल का नाम तुम सुना होगा ओमेगा, ये है ओमेगा। और हमारे इंस्टीट्यूट का नाम भी है ओमेगा, आनंदपुर इंस्टीट्यूट का। तो ये जो ओमेगा है, इस सिंबल का नाम है ओमेगा, ओमेगा, ठीक है। ये जो ओमेगा है, ये ओमेगा सॉलिड एंगल का यूनिट होता है। ये सॉलिड एंगल होता है, ये देखो, ये मान लो कोई एरिया है, ये हो गया इतना एरिया, ये तुम्हारा एक एरिया और ये। अब ये एरिया जाके कहीं पर जो एंगल बनाता है, यहाँ पर आके एंगल बनाया, तो किसी एरिया के द्वारा किसी पॉइंट पर जाके जो एंगल बनता है, इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल ओमेगा। और इसका यूनिट क्या होता है? तो सॉलिड एंगल समझ गए, एंगल फॉर्म्ड बाय एन एरिया एट ए पॉइंट, किसी एंगल सबटेंडेड बाय एन एरिया एट ए पॉइंट, किसी एरिया के द्वारा किसी पॉइंट पर जाके जो एंगल सबटेंडेड होता है, बनता है, उस एंगल को हम कहते हैं सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल क्या है? ओमेगा। और इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। तो प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन होता है और सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन। शॉर्ट में क्या लिखते हो? SR, स्टेरेडियन। तो इस तरह से आपका 7 फंडामेंटल यूनिट हो गए और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। और ये 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट मिलकर के SI यूनिट को बनाता है। जैसे देख लो, यहाँ पर हो गया kg मीटर सेकेंड, है ना, टेम्परेचर के लिए केल्विन, कैंडेला, एम्पियर, मोल। ये काउंटिंग कर लो, शायद ये 7 को पहुंच गया होगा। ये हो गया फंडामेंटल यूनिट। SI में 7 फंडामेंटल यूनिट है। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंडामेंटल। और 2 सप्लीमेंट्री कौन है? तो सप्लीमेंट्री हो गया रेडियन एंड स्टेरेडियन। ये 2 हो गया सप्लीमेंट्री यूनिट्स, SU। ये 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री, ये 9 मिलकर के बनाता है SI यूनिट्स। ये SI यूनिट्स को फॉर्म करता है ना। ये हो गया SI यूनिट्स। तो इस तरह से हमने देखा कि 7 फंडामेंटल यूनिट है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। तो इस तरह से सिस्टम्स ऑफ यूनिट के बारे में हम जानेंगे। अब इसमें हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे कि डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन को डिफाइन करेंगे और इसी को हम लोग कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। यानी डायमेंशन तो हम लोग जान रहे हैं, अब क्या पढ़ेंगे? डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशन क्या होता है, अब इसको डिफाइन करेंगे। लेकिन डायमेंशन को डिफाइन करने से पहले हमें यह जानना होगा डायमेंशन को कि फंडामेंटल यूनिट्स, आपको जनरली कितनी भी फंडामेंटल यूनिट है, मास, लेंथ, टाइम, जनरली आमतौर पर। लेकिन जब हम SI यूनिट को डिफाइन करते हैं तब 7 फंडामेंटल यूनिट होता है। इसलिए फंडामेंटल यूनिट्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय NB करके लिख लो। फंडामेंटल यूनिट्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय, जनरली का मतलब क्या हुआ? आमतौर पर। आमतौर पर तो कितनी फंडामेंटल यूनिट है? वो तो जब हम SI यूनिट को डिफाइन करते हैं तब 7 फंडामेंटल यूनिट होता है। इसलिए फंडामेंटल यूनिट्स आर generally fundamental units are generally represented by fundamental units are generally
रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, कैपिटल L, कैपिटल K। इस कैपिटल M का मतलब क्या हो गया? कैपिटल M का मतलब फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, ये मास का फंडामेंटल। ये कैपिटल L का मतलब क्या होता है? तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ। और कैपिटल T का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम। बच्चों यूनिट का मतलब होता है 1, यूनिट का मतलब 1। तो इस कैपिटल M का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। कैपिटल L का वैल्यू कितना होगा? 1। कैपिटल T का वैल्यू कितना होगा? 1। क्यों? यह यूनिट ऑफ मास है और यूनिट का मतलब 1 होता है। ये यूनिट ऑफ लेंथ है, ये 1 होगा वैल्यू यूनिट ऑफ 1 तो होगा। लेकिन इस M का वैल्यू CGS में लिखेंगे तो 1 ग्राम होगा, FPS में लिखेंगे तो 1 पाउंड होगा, और MKS या SI में लिखेंगे तो 1 kg होगा। तो वैल्यू तो 1 ही होगा, खाली अलग अलग सिस्टम में या ग्राम हो जाएगा, पाउंड हो जाएगा, केजी। इसका भी वैल्यू होगा 1, इसका भी वैल्यू 1। यहाँ पर क्या होगा? यूनिट ऑफ लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट 1 तो लिखेंगे, CGS में लिखेंगे सेंटीमीटर, FPS में लिखेंगे फुट, और MKS में लिखेंगे मीटर। जैसे CGS की बात करेंगे तो कैपिटल L का वैल्यू 1 सेंटीमीटर, अगर FPS में लिखेंगे तो कैपिटल L का वैल्यू 1 फुट, और अगर हम SI में लिखेंगे या MKS में लिखेंगे तो L का वैल्यू 1 मीटर। और ये यूनिट ऑफ टाइम, तो यूनिट का मतलब 1, और इसका तो चाहे CGS में लिखो या FPS में लिखो या कहीं भी लिखो तो 1 सेकेंड होगा। और इसके लिए तो तुम लिख सकते हो ग्राम, पाउंड, केजी। ग्राम हो जाएगा CGS में, पाउंड हो जाएगा FPS में, केजी हो, लेकिन वैल्यू 1 ही होगा। इसका मीटर, सेंटीमीटर, फुट, मीटर। CGS में लिखेंगे तो 1 सेंटीमीटर, FPS में लिखेंगे तो 1 फुट, MKS में लिखेंगे तो 1 मीटर। और टाइम के लिए 1 सेकेंड। तो टाइम तो चाहे तुम CGS में लिखो या FPS में लिखो या MKS में लिखो, उसका मतलब वैल्यू 1 सेकेंड ही होगा। तो यूनिट का मतलब होता है 1। ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम। इसका मतलब M का भी कैपिटल L का भी वैल्यू 1, कैपिटल L का भी वैल्यू 1, कैपिटल T का भी वैल्यू 1, वैल्यू 1। अब इसी बेसिस पर हम लोग डायमेंशन को डिफाइन करेंगे। अब यहाँ से हम लोग डायमेंशंस को डिफाइन करेंगे, यानी डायमेंशंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे? डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशन को एनालाइज करना, डायमेंशनल एनालिसिस यानी डायमेंशन को डिफाइन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे। इसके बाद बच्चों इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, है ना, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसको तुम 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना बार देखना हो देख सकते हो। और कहीं कन्फ्यूजन होगा तो ये जो है सो कन्फ्यूजन होगा तो हमसे लाइव अति पर कभी हम ऐसा क्लास दे देंगे, लाइव क्लास, उसमें तुम पूछ सकते हो।